जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट पेपर का लास्ट चैप्टर यानी 8th चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हम आपको बता दें कि सन 1865 ईस्वी में ब्रिटेन के भौतिक विज्ञानी मैक्सवेल ने प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर पाया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में उच्च आवृत्ति की तरंगे यानी उच्च आवृत्ति की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उच्च आवृत्ति होने के कारण परिपथ से ऊर्जा का ह्रास होता है और वही ऊर्जा तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। इस तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। एक चीज और है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार तो ऐसे कह दिया जाता है, डिफिनेशन दे दिया जाता है कि वे तरंगे जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें ही हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ऐसे नॉर्मली कह दिया जाता है। अब हम आपको बता दें कि ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे प्रकाश निर्वात से होकर के चल सकता है, वैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी निर्वात से होकर के चल सकती हैं। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो चाल होता है ये प्रकाश के चाल के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। तो अब जो है वैज्ञानिकी आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो पशु हो, मानव हो या पेड़ पौधे हो, प्रत्येक जीव के अंदर ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हमेशा संचरित होती रहती हैं। ऐसा प्रयोग के उपरांत सिद्ध किया गया है। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये होती क्या है, इसीलिए देखिए आपसे ये हमारी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है इसमें हमेशा कहा गया है कि अगर कोई महान पुरुष हो तो उसका चरण स्पर्श करना चाहिए, उसका पैर छूना चाहिए। होता यही है कि पैर छूने से अगर वो व्यक्ति महान व्यक्ति का मतलब उसका कर्म महान होना चाहिए, उसकी सोच महान होना चाहिए, उसको महापुरुष हम कहते हैं। तो ऐसे लोगों के शरीर में ये हाई फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, ये हमेशा फ्लो होती रहती हैं। और अगर आप उनका पैर छू करके अपने माथे पे लगाते हैं तो उससे होता यह है कि उनके शरीर की जो तरंगे होती हैं वो आपके मन मस्तिष्क में जाती हैं और आप भी विद्वान बनते हैं। फिलहाल चलिए, ये हमारे सब्जेक्ट का विषय नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा वैद्युत चुंबकीय तरंगे और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण के बारे में अगर पूछा जाएगा तो नॉर्मली जितने गुण प्रकाश के अंदर पाए जाते हैं ये सभी गुण जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर पाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। हम आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण बता रहे हैं। अभिलक्षण का मतलब लक्षण या जिसको हम गुण कह सकते हैं। तो ये चीज आप याद रखे रहेंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश के कारण, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब किसी परिपथ में हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगे फ्लो होती हैं तो परिपथ से ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ऊर्जा का ह्रास होता है तो वही ऊर्जा तरंग के रूप में निकलती है जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं।
तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा गुण ये है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखें हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, नॉर्मली होता ये है, अब आप अपने जीवन में रियलाइज किए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने है और वो उसका चेहरा बिल्कुल चमकता हुआ है या खिलखिलाता हुआ है तो उसको देख करके आप तुरंत खुश हो जाते हैं। इसकी वजह यही होती है, या अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो तो आप भी देख करके मुस्कुराने लगते हैं। इसकी वजह यही होती है कि जब वो खुश होता है तो उसके शरीर से वैद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं और उन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, जिससे आपका भी मन मस्तिष्क उत्तेजित हो जाता है और आप खुश हो जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल है तो अब वो अगर सामने आ गया, उसका चेहरा बहुत वो विभत्स जैसा दिखाई दे रहा है तो उसको देख करके आप डर जाते हैं, या आपके मन के अंदर जो है डर भी पैदा होने लगता है। तो ऐसा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण ही होता है। अब इसके बाद हम आपको बता दें तो ये भी याद रखे रहिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और फिर ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश की चाल से चलती है, और हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1/√μ0 जो होता है वो c प्रकाश की चाल के इक्वल होता है। तो यहीं से वैद्युत चुंबकीय तरंगों की वेलोसिटी निकाली गई है। और फिर ये भी हमें याद रखना है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है ये अनुप्रस्थ होती है, ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और फिर इसके साथ साथ अगर देखें कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम मान लिया जाता है और उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान लिया जाए तो इनका अनुपात जो आता है वो प्रकाश की चाल के बराबर आता है। ये रूल जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए लागू होता है। और फिर ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, जब वैद्युत चुंबकीय तरंगें विसरित होती हैं तो ये सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वितरित हो जाती हैं, एक समान रूप से चारों तरफ फैल जाती हैं। और फिर हमने आपको बताया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं आपकी नाड़ी को यानी आपकी तंत्रिकाओं को ये उत्तेजित कर देती हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि जब वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम देखा गया तो उस स्पेक्ट्रम में ढेर सारी तरंगे प्राप्त हुई, जिसमें गामा किरणें प्राप्त हुई, फिर इसके साथ साथ एक्स किरणें प्राप्त हुई, पराबैंगनी विकिरण प्राप्त हुआ, फिर दृश्य विकिरण प्राप्त हुआ, अवरक्त विकिरण प्राप्त हुआ, फिर सूक्ष्म एवं माइक्रो तरंगे प्राप्त हुई और इसके साथ साथ रेडियो तरंगे प्राप्त हुई। अब ये हम लोगों को देखना है कि अगर हम गामा किरणों को देखें, गामा रेज को देखें जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों से के स्पेक्ट्रम के दौरान प्राप्त हुई थे, तो इसमें देखा जाए इनके तरंग दैर्ध्य का जो परिसर होता है वह 1 × 10⁻⁻14 मीटर से ये 1 × 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का होता है। और इसके फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है यह 3 × 10⁻22 हर्ट्ज से ये 3 × 10⁻18 हर्ट्ज के बीच होता है। ये आपसे कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तरंग है जिसकी आवृत्ति दी गई है, इसकी आवृत्ति इतनी है, आप बताइए कि इसको आप किस तरंग के श्रेणी में या किस किरणों के श्रेणी में रखेंगे। तो इसके लिए हमको ये रेंज मालूम होना चाहिए कि अगर जो है तरंग दैर्ध्य का परिसर इसके और इसके बीच में है,
या आवृत्ति का परिसर इसके और इसके बीच में है, तो निश्चित रूप से ये जो है गामा किरणें ही होंगी। और गामा किरणों का गुण आपको मालूम है कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं, ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। प्रतिदीप्त का मतलब कि जब जिंक सल्फाइड लगे हुए प्लेट पर या जिंक सल्फाइड लगे हुए पर्दे पर जब प्रकाश पड़ता है, तो जब तक प्रकाश पड़ता रहता है तब तक वो पर्दा चमकता रहता है। तो इस गुण को प्रतिदीप्त कहते हैं। और एक दूसरा गुण जो आता है वो स्फुरदीप्त होता है। तो स्फुरदीप्त में होता यह है कि जब तक प्रकाश पड़ता है तब तक तो वो चमकता ही रहता है, रेडियम का लेप होता है। और जब प्रकाश किरणों का पड़ना बंद हो जाता है तो इसके बाद भी चमकता रहता है। तो ये जो है स्फुरदीप्त कहलाता है। तो गामा किरणों के अंदर प्रतिदीप्त का भी गुण पाया जाता है, स्फुरदीप्त का भी गुण पाया जाता है। ये गैसों को आयनित भी कर देती हैं, इनके अंदर विवर्धन का भी गुण पाया जाता है, इनकी वेधन क्षमता जो होती है बहुत ही उच्च होती है और यह मनुष्य के लिए काफी हानिकारक होती है। और फिर इनका उपयोग नॉर्मली कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। आप सुने होंगे जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो लोग कहते हैं नॉर्मली कि इनकी बिजली से सिकाई होती है। तो वास्तव में वो बिजली से सिकाई नहीं होती है। होता यह है कि कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो शरीर में बहुत तेजी से फैलती हैं और जब शरीर में फैलती हैं तो शरीर में बड़ा असह्य दर्द होता है। तो उस दर्द से बचने के लिए ये जो गामा किरणें होती हैं, इन गामा किरणों को भेज करके जो कोशिकाएं सड़ रही होती हैं उन कोशिकाओं को जला दिया जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो कोशिकाएं सड़ रही हैं वो तो जल जाती हैं, लेकिन जो कोशिकाएं अच्छी होती हैं वो भी जल जाती हैं। तो अब दिक्कत ये होती है कि कुछ समय के बाद जो अच्छी कोशिकाएं जल गई होती हैं अब उनमें कैंसर फैलने लगता है। लेकिन अब ये होता है कि जब ये जो गामा किरणों से जब उनको जलाया जाता है यानी कैंसर युक्त कोशिकाओं को जलाया जाता है तो इससे फायदा ये होता है कि जो कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा था वो कैंसर धीरे धीरे फैलता है, लेकिन कैंसर का निदान नहीं हो पाता है। लेकिन इसका गामा किरणों का उपयोग यही किया जाता है। इसी तरह से यक्ष किरणें हैं। यक्ष किरणें जो हैं ये भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। फिर पराबैंगनी विकिरण है। पराबैंगनी विकिरण भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और पराबैंगनी विकिरण के द्वारा क्या जाता है कि आप देखते हैं जब कोई बहुत बड़ा अपराध होता है तो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। और फिंगरप्रिंट में क्या होता है कि तमाम इस तरह की घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं या हो जाती हैं आपके देश में, तो उसमें जो है विशेष प्रकार से अगर कोई अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा है तो फिंगरप्रिंट लिया जाता है। और फिंगरप्रिंट की जानकारी ये जो पराबैंगनी विकिरण होता है, पराबैंगनी विकिरण को भेज करके ही जानकारी की जाती है कि अगर कोई भी अपराधी कहीं भी जाएगा, किसी भी घर में जाएगा, तो कहीं न कहीं दीवार पर, फर्श पे या कहीं न कहीं उसका हाथ जरूर पड़ेगा। तो जहां हाथ पड़ेगा वहां फिंगरप्रिंट पड़ जाता है। और इस प्रकार जो है पराबैंगनी किरणों के द्वारा जो है पता चल जाता है किस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट है। यही नहीं, आप देखे होंगे लोग घूस वगैरह के साथ घूस देते हुए या घूस लेते हुए पकड़ लिए जाते हैं, तो उसमें जो होता है नोट के ऊपर उस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट आ जाता है। हालांकि विशेष प्रकार का उसमें केमिकल लगा होता है, उस केमिकल की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति जो है ये घूस का पैसा या अवैध पैसा लिया हुआ है। तो ये पराबैंगनी विकिरण के द्वारा होता है। और इसके बाद दृश्य विकिरण होता है। दृश्य विकिरण के द्वारा ही हमें दिखाई देता है, ये प्रकाश का दृश्य विकिरण भाग है। इसके बाद अवरक्त विकिरण होता है। तो अवरक्त विकिरण के वजह से पृथ्वी पर गर्मी होती है। आपको मालूम है जब सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य के प्रकाश में जब अवरक्त प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो अवरक्त प्रकाश के वजह से पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती है। और ये गर्मी कुछ हद के लिए लाभदायक भी होती है और कुछ के लिए हानिकारक भी होती है।
ये गर्मी पौधों को मिलती है तो पौधे इससे विकसित होते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन अगर वही टेम्परेचर हमको आवश्यकता से अधिक मिलने लगे तो फिर हमारी कोशिकाएं जो है नष्ट होने लगती हैं। इसके साथ साथ सूक्ष्म एवं माइक्रो तरंगे होती हैं, तो सूक्ष्म एवं माइक्रो तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को भेजने में किया जाता है। और फिर रेडियो तरंगे होती हैं, तो रेडियो तरंगों के द्वारा होता यह है कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो ये जो है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित ये जितनी जो महत्वपूर्ण चीजें थी, ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हमने आपको बताया। इसमें से एक क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, कहां से पूछ दिया जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए इसको हमें अच्छी तरह से तैयार करना होगा। ये काफी छोटा चैप्टर था और इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि जितनी बातें आज बताई गई हैं, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।